नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। 2 मार्च से शुरू हुआ यह सत्र 22 मार्च को संपन्न होगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अयोध्या में भगवान के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने से जहां करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती मिली है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन अभियान के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए ई गवर्नेंस का रास्ता अपनाया, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और प्रदेश के कमजोर, गरीब और आम आदमी को भी आज प्रगति का लाभ मिल रहा है। ये तमाम बड़ी बातें राज्यपाल ने कही। अब सभी प्रदेशवासियों की माफ कीजिए निगाहें 8 मार्च को पेश होने वाले हरियाणा के बजट पर हैं, जिसे वित्त मंत्री के तौर पर सीएम मनोहर लाल पेश करने वाले हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में अपना अभिभाषण देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर प्रदेश के संतुलित, सतत और समान विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की स्मृति में अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक बना रही है। ये भी कहा कि आजादी के इस अमृत महोत्सव साल में केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व और गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल भी की गई। राज्यपाल के अभिभाषण की कुछ बड़ी बातें जरा एक बार उन पर नजर डालते हैं, उसके बाद इस खास चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। एक एक करके अमर शहीदों की याद में अंबाला में आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक की बात हुई है। क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर हर वर्ग का समुचित सरकार ने विकास किया। एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा देश के अगले राज्यों में शामिल। हरियाणा की लाल डोरा मुक्त करने की योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में लागू किया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का भी केंद्र की टीम अध्ययन कर रही है। शासन कम सुशासन ज्यादा को सुनिश्चित करने के लिए ई गवर्नेंस की नई पहल अपनाई जा रही है। ई गवर्नेंस का यह अभियान अब परिवार पहचान पत्र तक पहुंचा है। ये बड़ी बात है राज्यपाल के भाषण की। पीपीपी के जरिए लोगों को सरकारी सेवाओं योजनाओं का घर बैठे लाभ मिल रहा है, मिलेगा। प्रशासन की जवाबदेही तय करने के लिए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लागू किया गया, जिसमें 570 सेवाओं को जोड़ने का काम लगातार जारी है। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 43 विभागों के 214 काडर की इसमें लागू की गई है। तो कुछ बड़ी बातें हैं जो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आप लोगों ने हमने देखी, सुनी और लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आप ये देख पाएंगे। ये कुछ आज के अभिभाषण की बड़ी बातें। आज हरियाणा विधानसभा के सत्र पर हम चर्चा करने वाले हैं। बजट सत्र खास चर्चा। इस चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे हम कुछ सवालों पर बातचीत करेंगे। वही हरियाणा के बजट को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या उम्मीदें हैं और विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और आपके अपने मेहमानों से आप सवाल भी पूछ सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले एक बार कुछ सवाल है 2-4, उन सवालों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। मनोहर बजट पर विश्वास, इसमें क्या खास होने वाला है जिससे हम सबको उम्मीदें हैं। 8 मार्च को पिटारा खुलेगा। बजट सबसे न्यारा यानी सबसे न्यारा होगा कि नहीं, क्या चाहता है विपक्ष, विचार रखेगा निष्पक्ष, क्या निष्पक्ष तरीके से विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा और उनको क्या बजट से उम्मीदें हैं, इस पर किस प्रकार की बातचीत होने वाली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह कि आप क्या चाहते हैं, बजट में क्या खास होना चाहिए, प्रदेश की आवाम को क्या लगता है कि इस बार जब तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री एज ए वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले हैं 8 मार्च को, उसमें आप लोगों को क्या उम्मीदें नजर आती हैं। यह सवाल बड़ा है और इस सवाल पर आप अपनी बात जरूर रखें। आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलते रहेंगे, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इन नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे करवाऊंगा। मेरे साथ दोनों खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, परिचय मैं करा देता हूं। भाग सिंह दमदमा, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से मेरे साथ है। भाग सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। शंभू भद्रा मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। शंभू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले भाग सिंह जी आपसे जरा बात कर लेता हूं। ये गठबंधन सरकार
के तौर पर आप लोगों का तीसरा बजट होगा, आम बजट जिसको लेकर सबको उम्मीदें हैं। और इस बीच बहुत कुछ घटित भी हुआ, जिसमें कोरोना संकट से इनकार नहीं किया जा सकता, किसान आंदोलन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, और भी कुछ छोटे मोटे घटनाक्रम होते रहे। पर अगर मैं आपसे समझना चाहूं, इस बार के बजट को किस तरीके से फोकस सरकार कर रही है, क्या चीजें खास रहने वाली हैं, और गठबंधन में आपकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है, क्या चाहता है गठबंधन सरकार से, और कॉमनली हम देखें तो क्या बड़ी बातें आपको नजर आती हैं, ये चीजें जरा आपसे मैं समझना चाहता हूं। देखिए सर, आज जो बजट सत्र से पहले आज के जो सेशन शुरू है, महामहिम राज्यपाल जी ने तकरीबन तकरीबन काफी बातों के ऊपर विस्तार से बताया कि जी। क्या प्रोग्रेसिव है, क्या हमने आज तक किया है। हम्म। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बजट है वो पूरी तरह से जनहितैषी बजट है, और सभी विभागों ने अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी विभागीय तौर पर, जी। वो माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे वित्त मंत्री के तौर पर भी देख रहे हैं, वहां तक पहुंचाने का काम किया है। जो जी। सरकार ने कुछ काम किए हैं, जिनकी घोषणाएं, उनको इम्प्लीमेशन सबसे बड़ी जरूरत रहेगी। और मेरा मानना कि आज की जो तारीख में है कि जो कोरोना काल के बाद जो हमारा ये तीसरा बजट है आज के समय, इसके अंदर सब चीजें देखते हुए हेल्थ के ऊपर फोकस हमारा बहुत ही मजबूती से रहेगा। और दूसरा, जो एजुकेशन सिस्टम रहा है पिछले इस 1.5-2 साल के अंदर, हमारे बच्चे जो घर से ही ऑनलाइन स्टडी पे थे, और ये 1 मार्च से जो कल से स्कूल भी गए, तो एजुकेशन के भी ऊपर नई तरह से फोकस किया जाएगा, ताकि जितना बच्चों को इस पढ़ाई का नुकसान हुआ है वो किस तरह से उसको कवर अप किया जाए, और ताकि उनकी एजुकेशन, बच्चे भविष्य है इस देश का, उनकी एजुकेशन पे किस तरह। और उसके अलावा आप देखिए कि रोड्स जो विलेजर साइड में थे, शहरी क्षेत्र में थे, ये सड़कें और रोड्स, ये भी एक जीवन रेखा होती है हर क्षेत्र की। चाहे वो रोड सबसे बड़ी, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए जरूरत हो, चाहे कोई बीमार हो उसके लिए हो, चाहे ग्रामीण अंचल को ऊपर उठाना हो, चाहे वहां की स्थिति को उबारना हो, तो रोड्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। जी। तो मेरा मन रोड इसके लिए होगा। और जो रोजगार की बात चली थी इंडस्ट्री में, हम बजट में आपको देखने का मिलेगा कि नए नए इंडस्ट्री के तौर पर भी हमारा काफी फोकस रहेगा कि इंडस्ट्रीज आए, उनके ऊपर किस प्रकार से कोई सहूलत दी जाए, या क्या उनको, जिससे हरियाणा में इंडस्ट्री लगे और हमारे लोगों को रोजगार मिले। तो मैं कहूंगा इन काफी बातों का एक समावेश होगा, जिसके अंदर हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, चाहे वो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हो, और चाहे वो इंडस्ट्रीज, जी। सभी की जरूरतों को ध्यान रखते हुए ये बजट तैयार किया जा रहा है। और ये बहुत ही आशाजनक तौर पर आशावादी बजट होगा, और जो अगले साल तक जब नेक्स्ट बजट आएगा, तो उसमें काफी चीजों को हम प्रदेश के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी मिलकर प्रदेश को गति दे रहे हैं, और बहुत अच्छा आपके सामने बजट आएगा 8 तारीख। चलिए, मिलकर जो है इस बजट में दोनों गठबंधन की बात जहां तक है वो आगे बढ़ेंगे, और एक बेहतर बजट की उम्मीदें हम कर सकते हैं। मैं शंभू जी आपसे जरा 2-3 बातें पूछूंगा कि जो आज राज्यपाल के अभिभाषण में जिन पर फोकस रहा, एसडीजी इंडेक्स 2020-21 का जिक्र हुआ, और ये कहा गया कि जो उसमें आंकड़ा है उसमें मिजोरम और हरियाणा ने अच्छा सुधार किया है। अब सीएमआई के आंकड़े को लेकर जब भी सवाल होता है तो सरकार घिर जाती है, लेकिन ये चर्चा इसमें देखने को मिली, एक बात। दूसरा, राष्ट्रवाद का पुट इसमें दिखा, राज्यपाल के अभिभाषण में राष्ट्रवाद का जिक्र हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आया। क्षेत्रवाद की बात हुई कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे, भाई भतीजावाद, सीधे तौर पर यह आरोप रहा पिछली सरकारों पर कि वो नौकरियों में इन तमाम मसलों को लेकर इस प्रकार की चीजें करते रहे। ई गवर्नेंस की बात हुई है कि ऑनलाइन तरीके से कैसे बेहतर प्रयास सरकार के हैं, इस पर चर्चा हुई। परिवार पहचान पत्र को भी इसमें जोड़ा गया, हालांकि इस पर पहले भी एक दिन बात हम कर रहे थे, आपने बड़े विस्तार से इसको समझाया। और प्रशासन की जवाबदेही तय करने के लिए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की बात हुई, जिसमें 570 सेवाओं को जोड़ने का काम जारी, ये बातें कही गई। तो क्या सरकार का जो एक आने वाले दिनों में 8 मार्च को जो बजट पेश होगा, उसकी भूमिका के तौर पर राज्यपाल ने अभिभाषण में जो पढ़ दिया वो इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है, और विपक्ष को जवाब देने के लिए तमाम चीजें सरकार ने तैयार कर ली हैं, जो अभिभाषण में देखने को मिली है? देखिए, जो फल तो लगता ही नहीं है कि ये वर्तमान सरकार वर्तमान समय में कोई बात कर रही है। एक तो केंद्र की योजना है या केंद्र की कोई बात है, उसको राज्यपाल के अभिभाषण में लाने की जरूरत नहीं है। ये प्रदेश का अभिभाषण है, प्रदेश का बजट है।
तो इस अभिभाषण में सरकार को बताना चाहिए था कि पिछले साल जो आपने बजट पेश किया और इस साल जो आप बजट पेश करने जा रहे हैं उसमें से कितनी योजनाएं आपने पूरी की और कितनी योजनाएं आपकी अधूरी हैं। जी। तो उस पे कोई बात नहीं है इस अभिभाषण में। मतलब देखने में ये मिलता है कि हम अभी भी जो बीजेपी की सरकार है वो अतीत जीवी से बाहर निकल नहीं पा रही है कि आप अतीत में चीजों को चले जाते हैं तुरंत कि अमृत उत्सव करेंगे, ये करेंगे। जो इतिहास में जो हो रखा है उसको आप करते रहिए, करिए, वो एक हिस्सा है। वर्तमान समय में प्रदेश में रोड की हालत बहुत खस्ता है। शिक्षा की व्यवस्था, आप 7 साल से सरकार में है और शिक्षा क्षेत्र को सुधार नहीं पा रहे हैं, जबकि ये राज्य का सब्जेक्ट है। परिवहन की व्यवस्था देखिए कि इतने साल से है, परिवहन को आप बेहतर नहीं बना रहे हैं। हॉस्पिटल्स की कमियां कोरोना के टाइम में पूरे प्रदेश ने देखा कि सामुदायिक से लेकर के और बड़े हॉस्पिटल, जो 2-3 बड़े हॉस्पिटल रहे, उसी पे पूरा बोझ रहा पूरे प्रदेश का। तो ये अब आप ये भी नहीं कह सकते कि आप आज ही सरकार में आए हैं। आपको 7 साल बहुत समय होता है किसी भी प्रदेश का काया पलट करने के लिए, किसी भी योजना को लागू करने के लिए, प्रदेश में विकास करने के लिए। और इंडस्ट्री, जो आप उद्योग की बात कर रहे हैं, तो देखिए कि जो 2015 में जो हरियाणा हैपनिंग सम्मेलन हुआ इंडस्ट्री के लिए, उसके बाद से आज तक कोई नया निवेश आप ला नहीं पा रहे हैं उस तरह से जो प्रदेश के औद्योगिकरण को बढ़ावा दे। जो प्रदेश के जो औद्योगिक सेंटर हैं, पानीपत है, चाहे सोनीपत है, यमुनानगर के आसपास का है, पंचकुला के आसपास का है, तो ये जो स्थापित इंडस्ट्री है प्रदेश के, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इस बार जो सीएम ने बजट से पहले बजट पूर्व बैठक की है, उसमें उद्योग के साथ बैठक की है, तो जमीन का रोना रोया गया, बिजली की सप्लाई की बात, बिजली की रेट की बात, ये सभी बातें उद्योग ने सीएम के सामने रखी। विधायक के साथ जो बैठक हुई प्री बजट, उसमें भी सभी विधायकों ने अपने अपने हलके के डेवलपमेंट को लेकर के बातें रखी है। शिक्षा क्षेत्र के लोग, स्वास्थ्य क्षेत्र के लोग, सबके साथ बैठक की है और सबने जेन्युइनली जो प्रदेश की समस्या है वो सीएम के सामने रखी है। लेकिन आज अभिभाषण में देखिए तो आप अतीत में जा रहे हैं, वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं और अतीत में जा रहे हैं कि हमने केंद्र की ये योजना है या वो योजना है, उसकी बात कर रहे हैं। तो एक तो अभिभाषण को फोकस टू स्टेट होना चाहिए था, फोकस टू लास्ट बजट टू कमिंग बजट, उस पे एक इशारा होना चाहिए था। और जहां तक एसडीजीपी की बात की है आपने कि उसमें हरियाणा और मणिपुर टॉप पे है और सीएमआई के जो आंकड़े हैं, तो वो तो आपके सामने है कि गवर्नमेंट सेक्टर की बहाली या तो होती नहीं है, या धांधली में फंस जाती है, या फिर कोर्ट में केस चला जाता है। तो कोई जेन्युइनली तो बहाली हो नहीं रही है सरकारी सेक्टर में, और जॉब भी कम है सरकारी सेक्टर में। और निजी सेक्टर को आगे लाने के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करके दे रहे हैं, भरोसा नहीं दे पा रहे हैं। किसी न किसी वजह से इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं आ रही है, जो इंडस्ट्री मौजूदा है उन्हें ही दिक्कत हो रही है। तो इन सरकार का काम इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने का है, एक बेहतर स्टेट बनाने का है, न कि आप गीता को रटते रहें और अतीत की बात करते रहें। उससे तो कुछ वर्तमान में नहीं बदलने वाला है ना। ये अहम है बातें जिन पर मैं भाग सिंह जी से जरा बात करना चाहूंगा। एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, करीम खान मध्य प्रदेश से, नियमित हमारे दर्शक हैं और मसलों पर बात भी रखते हैं। करीम जी, स्वागत है आपका। जी सबसे साहब नमस्कार। सर नमस्कार जी, मैं ये कहता चाहता हूँ, पिछली समय भी बजट का जब विषय आया तो मैंने ये बात कही थी, और कल भी जो बजट का विषय आया था खास और आम के लिए, तो मैं समझता हूँ कि बजट जब भी पेश होता है खास के लिए तो होता है, आम के लिए नहीं होता। मैं नहीं देख पाता हूँ उसके अंदर कि जो 40% व्यक्ति है वो तो अमीरी में जी रहा है, लेकिन जो 60% व्यक्ति है वो गरीबी में जी रहा है। जहाँ पे 10,000 और 8,000 के बीच में वो नौकरी कर रहा है, दुकानों पे 10,000 और 8,000 के नौकर लगे हुए हैं, पेट्रोल पंप पे लगे हुए हैं। मैंने पहले भी ये कहा था, मुझे ये बताएंगे कि यानी बीपीएल धारी कब बीपीएल से बाहर आएंगे। जो 5 किलो राशन दे के रोज गाना गाते हैं, मैं समझता हूँ कि इस प्रक्रिया से बाहर कब आएंगे, ये कब समृद्ध होंगे खुद।
जी मैं नहीं समझ पाता, ये जवाब गोल मोल ना देके सीधा सीधा जवाब दी इस बात का। ठीक, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए करीम खान जी। मैं भाग सिंह जी से करीम खान जी के सवाल का जवाब भी लूंगा। और दूसरा एक बात अहम कही है शंभू जी ने भाग सिंह जी की, अतीत का जिक्र होता है, वर्तमान का जिक्र कम होता है, और जिन चीज़ों पर फोकस किया जाना चाहिए उस पर अभिभाषण में बात होनी चाहिए थी। अब उसमें केंद्र कहाँ से आ गया, मसला ये राज्य सरकार का है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये तमाम चीज़ें, रोजगार जिन पर सरकार को काम करना है, और ये सब जानते हैं कि पिछले 2 सालों में प्रदेश ने क्या क्या झेला है, देश ने क्या झेला है, उस पर काम करने की जरूरत दिखती है। उन बातों को लेकर थोड़ा सा जवाब दें, उस पर रोशनी डालें, और जो बातें कही हैं करीम खान जी ने उस पर भी बात करें, क्योंकि बहुत अहम बात है। 8-8, 10-10 हज़ार रुपए में लोग नौकरी करते हैं, उस नौकरी को क्या माना जाए? देखिए, सबसे पहले जो अभी बात की है आपने इस बारे जरूर कि केंद्र का विषय हर सरकार के अंदर निहित होता है। कितने ऐसे बजट्स हैं, कितने ऐसे विषय है, जैसे आप स्थानीय निकाय का लगा लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि वो काफी हद तक केंद्र के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और स्टेट के अंदर से एनएच निकलते हैं, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और बहुत से मसलों में जैसे एमएसपी है, फसलों का है, वो केंद्र के ऊपर। तो हम यहाँ पे केंद्र की चर्चा किए बिना कभी भी विषय संपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, आपने बात कही कि पीछे भूतकाल में ही चलते रहे, लेकिन आज से पहले जो जो काम किए, कितने इम्प्लीमेंट हुए, कोई पूरा रहा है, जिस प्रकार रोड के ऊपर था। तो मैं बताना चाहूंगा कि साहब ने पंचकुला यमुनानगर का अभी जिक्र किया है, तो बहुत से रोड यहाँ कंप्लीशन में इस क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं, जो अगले 2-4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से उनका जिक्र करना जरूरी होता है पिछली बातों को, भविष्य का रोड मैप तैयार किया जाता है। आप देखिए कि 8 तारीख को बजट आएगा, वो फ्यूचर का रोड मैप होगा। यदि बजट से पहले ही 8 तारीख भाग सिंह जी, 8 मार्च को जी 8 को बजट होगा, 8 को सॉरी, मैं 8 तारीख को जो बजट आएगा, देखिए बजट से पहले ही यदि सारी चीजें आ जाती हैं सामने, तो मेरा नहीं मानना कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट, वित्त मंत्री के तौर पर बजट पास करने का या बजट लाने का कितना उचित रह जाता है। वो एक सारा कुछ हर विभाग ने अपनी रिक्वायरमेंट, और जो मैंने आपको विषय बताए, हेल्थ, एजुकेशन, रोड, हाँ जी, शंभू जी कुछ कहना चाहते हैं भाग सिंह जी। हाँ, इन विषयों के ऊपर ही आया जाएगा, और आपको एक भाग सिंह जी छोटा सा बीच में कुछ बोलना चाहते हैं शंभू जी। सुनिए शंभू जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं इसी में कहता हूँ कि जो पिछला समय निकला है, वो कोरोना काल में इस प्रकार से निकला है कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी थी कि व्यक्ति की जान सबसे कीमती है। किसी भी डेवलपमेंट और विकास कार्य के नाम पर हम किसी की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। तो ये तो सबने भुगता है इसके अंदर, चाहे वो इस देश में रहने वाले, इस दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति ने ये कोरोना काल झेला है। और उस समय मैं मानता हूं कि डेवलपमेंट की या बहुत कामों की जो रफ्तार थी वो बहुत ज्यादा कम हुई थी, क्योंकि मैन पावर के काम थे, इकट्ठे हो नहीं सकते थे। तो अब इम्प्लीमेशन, अब हालात सामान्य हुए हैं, ये ऊपर वाले की कृपा कहें और हमारे जो डॉक्टर हैं उनकी मेहनत कहें। लेकिन तो इसमें एक बात और भी शंभू जी बात कर रहे हैं भाग सिंह जी कि हम ये देखिए, आप तो अभी सरकार में हैं, लेकिन उससे पहले 5 साल बीजेपी की सरकार रह चुकी है। इन 7 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जब बात आती है तो सवाल उठ जाता है। हम स्कूलों की बात कर लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र की बात जरा करें, स्वास्थ्य महकमा हमने देखा है, सरकार पहले भी बीजेपी की रही, अब 2 साल से आप लोग उनके साथ भी हैं, तो हमने किस तरह से परेशानियों को देखा। अब क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि इस बार के बजट में उन सारी चीज़ों को फुलफिल कर दिया जाएगा, आगे लोगों को ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी? क्योंकि सुझाव जो आए, अगर सुझाव के आधार पर काम होगा तो फिर होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को जो है सरकारी अस्पताल में अच्छे तरीके से इलाज मिल जाएगा, सरकारी स्कूल में बच्चे की पढ़ाई बेहतर हो जाएगी, उसको प्राइवेट स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे सुझाव तो आते रहते हैं ना, इन सुझावों पर काम कितना होता है महत्वपूर्ण। एक दर्शक मेरे साथ बने हुए, जरा उनसे पूछ लेता हूं, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। रणबीर सिंह रोहतक से मेरे साथ है। रणबीर जी, स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम सिर्फ देश के भूतपूर्व सैनिक हैं जी। और मैं दमदमा साहब को बोलता हूं कि आप पेन कॉपी लेकर नोट करें एक बात को जी। 2014 में एक्स सर्विसमैन के लिए फ्लैट निकाले गए थे, तो 15 फरवरी 2015 को जिनका 15% जमा हो चुका है पैसा, और आज तक कोई भी पंचकुला सेक्टर 30-31 में फ्लैट नहीं दिए गए हैं जी। तो उन एक्स सर्विसमैनों को पैसे को दबाए बैठे है, जो के देना था अपना ये अपना महकमा होता है उड़ा वाला,
इस महकमे ने बनाकर देने थे, आज तक नहीं मिले हैं। जबकि नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान, ये मनाएंगे वो मनाएंगे। दमदमा साहब रोड टैक्स लेते हो, रोड पर कोई भी रोड अगर चलने लायक हो, रोहतक के चारों तरफ घूम सकते हो, शहर में आकर देख सकते हो, अगर घुटने से ज्यादा भी गड्ढे आपको मिल जाएंगे जी। पानी की सुविधा नहीं है पीने के लिए, आज तक भी गांव के अंदर जो नगर निगम के अंदर आते हैं और टैक्स बड़े बड़े भेज दिए। टैक्स लेने का मतलब क्या है, जो सुविधाएं नहीं दी जा रही तो टैक्स कैसे ले सकते सर? जी दमदमा साहब से पूछो, कोई इनको कोई फैसिलिटी ही नहीं देगा। जरा आप तो पूछ लेते हैं रणवीर जी, जो आपने बातें कही, आपने एक बहुत अहम बात करी है, जरा उनके बारे में मैं जान लेता हूं कि भाग सिंह दमदमा जी इस बात को शायद नोट कर चुके होंगे। एक्स सर्विसमैन को फ्लैट देने की बात सामने आ रही है और 2015 को ये अपना इंस्टॉलमेंट भी जमा करा चुके हैं, फरवरी की बात वो कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मसला क्या है जरा ये तो बेहतरी से जानते होंगे रणवीर जी भी, और भाग सिंह जी इस मसले पर आपका क्या कहना है, जरा इस पर थोड़ा सा जवाब दें। और बजट को लेकर भी लगातार बात कर रहे हैं कि किन चीजों पर फोकस किया जाना चाहिए। भाग सिंह जी। भाग सिंह जी आवाज सुन रहे मेरी आप? मुझे एक बार रिपीट कीजिएगा जी, एक बार मैं सुन नहीं पाया। भाग सिंह जी, इन्होंने ये कहा कि जो एक्स सर्विसमैन के फ्लैट की बात कर रहे थे ये, कि पंचकूला में 15 फरवरी 2015 को 15% इसकी इंस्टॉलमेंट भी डिपॉजिट करा चुके थे, लेकिन अब तक वो मिले नहीं हैं, इसको लेकर सवाल उठा था। और दूसरा, सड़कों को लेकर खुद जिक्र कर रहे हैं कि हमारे रोहतक में आइए गड्ढे, एक घुटनों तक गड्ढे आपको मिल जाएंगे, काम उस पर हो नहीं रहा है। ये सवाल रणवीर जी का था। ये पूरे प्रदेश की स्थिति है सड़कों की, पूरे जितने भी शहर है कहीं भी सड़क अच्छी नहीं है, और स्टेट हाईवे की तो बिल्कुल ही बेकार है। और वो भाई साहब सही कह रहे हैं कि रोहतक में मैं भी रहता हूँ, बहुत ही बुरी स्थिति है। और मजेदार ये है कि इनके सरकार के जो ठेकेदार हैं जिनको ये सड़क ठेका देते हैं, वो जेसीबी चलवा के सड़क को खराब कर देते हैं कहीं से कहीं का। तो ये जांच करवा लें पूरे स्टेट की कि जो ठेकेदार में लोग शामिल हैं वो लोग अलग अलग शहरों में स्टेट की सड़क हो, नेशनल सड़क हो, किसी भी तरीके की हो, कहीं पे कोई काम शुरू होता है जो रेस्ट अच्छी सड़क है उसको भी बीच में जैसे भी रात में चलवा के उसको गड्ढा करवा देते हैं जगह जगह। जी, ये अहम सर्वे करवा लीजिए पूरे हरियाणा में। भाग सिंह जी, जरा 2-3 सवाल आ गए हैं, जरा आपसे जवाब मांगेंगे। मैं सर इसमें कहना चाहता हूँ कि अक्टूबर 2019 में नई सरकार का गठन हुआ जी, और 22 मार्च 2020 से कोरोना काल, जो अब इस 1 मार्च को आप ये लगाइए कि कितने टाइम के बाद पूरी तरह से इन चीजों के ऊपर, देखिए मुझे 1 मिनट कंप्लीट सर, इस टाइम के अंदर नो डाउट विकास की गति धीमी रहने के कारण थे, ये पूरी दुनिया में थे, अकेले मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे प्रदेश में थे, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार थी किसी राज्य में, सब जगह अपने नागरिकों की जिंदगी से सबसे ज्यादा जरूरी काम और कोई नहीं रह जाता। इन्होंने जो भी एक्स सर्विसमैन का कहा है, मुझे इसके बारे में थोड़ा जरूर है कि इनकी जितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं या वो सारी आ रखी थी, इनको पोजीशन देना था जितना भी था, इनकी तकरीबन फाइल पिछले दिनों उस पर चर्चा भी हुई थी, वो कितनी नजदीक है, मैं जरूर इनसे मेरा नंबर जरूर नोट कर ले और मैं इनको कल इनका पूरा स्टेटस बताने का काम करूंगा कि आपकी फाइल का क्या स्टेटस है और कहां तक है, क्योंकि लेटेस्ट जानकारी मैं जरूर उसमें ले पाऊंगा। और भी जो मेरे अभी साथियों ने, मैं चाहूंगा एक मिनट, अगर एक मिनट भाग रणवीर जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो अब से थोड़ी देर बाद जैसे कार्यक्रम खत्म होगा हम उनको भाग सिंह जी का नंबर प्रोवाइड करा देंगे। भाग सिंह जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी, हम नंबर प्रोवाइड करा देंगे। रणवीर जी आप कॉल कर सकते हैं और भाग सिंह जी का संपर्क आपको देंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही है कि आम जन की कोई आवाज उठती है तो उसके ऊपर अपडेट क्या है उस पर बात होनी चाहिए। जी भाग सिंह जी, आपको पूरा अपडेट मिलेगा। और उसके बाद रोड के ऊपर इन्होंने बात की, मैंने आपको बताया है कि जो रोड वगैरह के कार्य है, वो जितने भी कार्य हैं वो मैन पावर से रिलेटेड काम है। और जब 22 मार्च से लेकर इस 1 मार्च, अब बीच में काम चलने शुरू हुए, नो डाउट के स्कूलीज वगैरह में जो स्कूल थे वो बच्चों को देखते हुए सबसे बाद में 1 मार्च से स्कूल ओपन किए गए हैं। लेकिन आप देखिए कि पिछले 6 महीने में या 7 महीने में जब से ढील हुई है, रोडों का काम शुरू हो चुका है, टेंडर लगने शुरू हो चुके हैं इनका, क्योंकि देखिए जब टेंडर कोरोना काल में रीजन था ना लगने का, तो उस समय एक बाउंडिंग होती है, जब कोई टेंडर लगता है
आपने इतने टाइम में इस रोड का काम पूरा करना है, ठीक है। लेकिन वो कोरोना काल में सारा बैठ जाता तो काम पूरा चलिए, नहीं हो पाता था। कोरोना का संकट अब लगता है कि टल गया है, लेकिन अब ये उम्मीद हमें करनी चाहिए कि चीजें दुरुस्त होंगी। ठीक है भाग सिंह जी, छोटा सा 101% उम्मीद कीजिए, हाँ। ये जल्दी ही सभी चीजें ठीक होंगी। सड़कों के ऊपर ये 1 साल के अंदर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की सोच है कि 1 साल के अंदर जितना काम अब सड़कों में होगा पूरे प्रदेश के अंदर, आप सब हमें रोज आपके बीच में आना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऑन एयर बैठकर झूठ नहीं ठीक है भाग सिंह जी, मुझे कहूंगा। शंभू जी से थोड़ा सा इस पर जो है चर्चा करनी है। शंभू बद्री जी बात तो कर रहे हैं भाग सिंह जी, और सरकार भी दावा करती है, लेकिन आपके पास अभी जो जानकारियां आ रही हैं, छनकर आ रहा है कि बजट किस तरीके का दिखेगा, कैसा होगा, इसको लेकर कुछ ऐसा दर्शकों तक आप बात पहुंचा सकते हैं कि ये चीज़ें खास रहने वाली हैं। अभिभाषण से कुछ तो साफ हुआ होगा, या फिर अभी कुछ साफ तौर पर कहना मुश्किल है कि क्या होने वाला है? मुझे क्या जी माफ, आप शंभू जी आपसे बात कर रहा हूँ। ये देखिए, बजट जो होने जो अब तक जो बात हुई है सरकार की और विभिन्न सेक्टर के लोगों से, उससे उम्मीद है कि सरकार इस बार हेल्थ सेक्टर पे फोकस करने वाली है कि हेल्थ सेक्टर पे बेहतर सुविधा बने प्रदेश में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर, उस पर सरकार फोकस कर सकती है। जो इम्प्लॉयमेंट है, इम्प्लॉयमेंट जनरेशन के क्या आगे हम कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट का नहीं होगा। जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री की डिमांड है, डिमांड को इस बजट में फुलफिल की जाने की उम्मीद है और उस पर पॉजिटिवली देखेगी। और सीएम ने जिस तरह से इंडस्ट्री के साथ बैठक में आश्वासन दिया है, उससे लग रहा है कि जो मौजूदा इंडस्ट्री यहाँ पे है, उनकी जो समस्या है जमीन से लेकर के और बिजली और तमाम तरह के छोटे कर्ज की जो समस्या है, उसको शायद इस बजट में एक फोकस किया जाएगा। और उसके बाद जो एजुकेशन सेक्टर है आपका, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। मनरेगा को सरकार का एक फोकस है कि मनरेगा को ठीक किया जाए। हालांकि अभी 1 साल 2 साल का आंकड़ा देखेंगे तो हाल में मनरेगा के तहत जो जॉब देने का जो आंकड़ा है वो कम हुआ है 1 साल के फाइनेंशियल ईयर में। तो उसको इस बजट में डिमांड है सोशल सेक्टर की, तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश होगी। बाकी पेंशन और जितने भी सोशल सेक्टर के स्कीम्स हैं, उसको स्ट्रांगली सरकार लेकर के आगे आएगी। तो एक पॉजिटिव सेंस है कि सारी चीजें उम्मीदों पे है। 8 तारीख को देखने वाली बात होगी कि वो एग्जैक्टली क्या अनाउंसमेंट करती है। लेकिन हेल्थ तो पक्का ही फोकस रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस में रहेगा। जी, हेल्थ पे ज्यादा फोकस रहने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस रहने वाला है, ऐसा शंभू जी को लगता है। और स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा को लेकर भी उन्होंने बात की। ये तमाम चीज़ें जिन पर इस बार शायद, और रोजगार को लेकर भी बात हम कर रहे थे, इस पर फोकस सरकार का इस बार के बजट में रह सकता है। बहुत शुक्रिया शंभू जी आपका भी, और भाग सिंह जी आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। बजट पे हम चर्चा इसलिए कर रहे थे, और आप लोगों को क्या लगता है इस बार के बजट से, वो भी हम लोगों की राय लगातार आती रहती है। इस खास कार्यक्रम के जरिए लोग जुड़ते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। लेकिन जो सबसे अहम मसला है कि जो पिछले 2 साल में कोरोना संकट की वजह से शिक्षा का, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ढांचा बिगड़ा है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और खुद सीएम ने फीडबैक लिया है अलग अलग विभागों से, सेक्टर से जुड़े लोगों से। अब देखना होगा कि इस बार के बजट में जो सुझाव आए हैं, उन सुझावों पर कितना खरा उतर पाते हैं हरियाणा के सीएम और खुद वित्त मंत्री के तौर पर जो बजट पेश करेंगे। लेकिन 8 मार्च को इंतजार सबको रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।